कैसे सॉल्व करते हैं इसे? ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत दिमाग लगेगा इसे सॉल्व करने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है इसे सॉल्व करना। बल्कि आपको अगर एक भी फेस सॉल्व करना नहीं आता है तो भी आप इसे पूरा सॉल्व करना सीख सकते हो और बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। बस आपको सब वीडियोस देखनी है और आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा। और इस वीडियो में हम इस क्यूब को पूरा सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में इस क्यूब को पूरा सॉल्व करना सिखाया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें इस वीडियो से बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करते हुए चलना है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपको बहुत ही आसानी से 3x3 क्यूब को सॉल्व करना आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपका क्यूब को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दूंगा। मतलब जैसे कि अगर मैं कुछ मूव्स यहाँ पर लगाऊं तो आप क्या बोलोगे, कुछ कलर्स इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन रियल्स में कलर्स नहीं बिगड़ रहे हैं, रियल में पीसेस बिगड़ रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, कलर्स नहीं हट रहे हैं, पीसेस इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपको समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। एक तो हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे, जो मैंने कहा था कि कलर्स नहीं पीसेस बिगड़ रहे हैं, और हम इसकी बेसिक नोटेशन समझेंगे। इसके बाद आपको इसका बेसिक पता लग गया, फिर आप अगर खुद से ही दिमाग लगाओ तो इसका बेसिक पता लगने के बाद आप आगे का क्यूब खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक सीखने के बाद 3x3 क्यूब को सॉल्व करना सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो कलर है, देखो मैं अभी पीस नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी कलर बोल रहा हूँ, ये थोड़ा गलत है, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कलर है ये यहाँ पर जाएगा या फिर यहाँ पर जाएगा। तो आपका आंसर हो सकता है ये इन दोनों जगह पर से कहीं पर भी जा सकता है। ये कलर तो यहाँ सॉल्व होने के लिए कहीं पर भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कलर है ये सिर्फ यहीं पर आ सकता है। और इसका कारण है क्योंकि ये एक पीस है, ये एक कलर नहीं है, ये एक पीस है। देखो ये 3 कलरों से बना है, ये एक कॉर्नर पीस है, और ये कॉर्नर पीस सिर्फ कॉर्नर पीस की जगह पर ही जा सकता है। तो ये कॉर्नर पीस क्या है, एच पीसेस भी होते हैं, सेंटर पीस भी होते हैं, ये सब आपको पता लगेगा। तो देखो अब हम इसके एकदम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखो ये है हमारा अप फेस, अगर हमने इस तरीके से पकड़ा है तो ये भी हमारा अप फेस है, अगर हम इस तरीके से पकड़ लेंगे तो ये हमारा अप फेस होगा। ठीक है, तो अभी हमारा अप फेस है येलो। तो टोटल इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं। येलो हमारा अप फेस हो गया, व्हाइट हो गया हमारा डाउन, ब्लू हो गया हमारा फ्रंट, ग्रीन हो गया हमारा बैक, रेड हो गया हमारा राइट, और ऑरेंज हो गया हमारा लेफ्ट। तो ये टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हर फेस पर एकदम बीचों बीच एक कलर है। तो ये एक पीस है जो सिर्फ एक ही कलर से बना है, इसे बोलते हैं सेंटर पीस। ठीक है, हर फेस के बीचों बीच में एक कलर होता है, तो इसे हम सेंटर पीस बोलते हैं। और ये सेंटर पीस कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं होता है। जैसे अगर मैं कुछ रैंडम मूव्स करूं तो देखो ये सिर्फ अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है, लेकिन मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो मैं कोई भी मूव लगा रहा हूँ लेकिन ये सेंटर पीस मूव ही नहीं हो रहा है। और अगर मैं ऐसे मूव करूँ तो ये सिर्फ अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है। तो क्या होता है, ये जो सेंटर पीस होते हैं ये सिर्फ अपनी जगह पर रोटेट होते हैं। इसी वजह से ये जो सेंटर पीस होते हैं ये फेस का कलर डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक स्क्रैम्बल क्यूब दिखाता हूँ, देखो ये एक क्यूब है जो स्क्रैम्बल रखा है। अगर मैं बोलूँ कि इस फेस का क्या कलर होगा बताओ, तो आप उसका सेंटर वाला पीस देखोगे और बताओगे। जैसे कि इसका सेंटर पीस ऑरेंज है तो इस फेस का कलर ऑरेंज होगा, इसका सेंटर पीस येलो है तो इस फेस का कलर येलो होगा। तो इस तरीके से सेंटर पीस पूरे फेस का कलर डिसाइड करते हैं। ठीक है,
अब आपको इतना पता लगा कि जो सेंटर पीस होता है वह कभी भी अपनी जगह से मूव नहीं होता। उसके अलावा दो टाइप के पीसेस और हैं, कॉर्नर पीस और एज पीस। देखो ये दो सेंटर पीस हैं और इनके बीच में एक पीस है एज पीस। मतलब देखो ये है येलो और ये है ऑरेंज, इन दोनों के बीच में एक पीस है जो येलो और ऑरेंज से मिलकर बना है। अब इसमें खाली ये एक अकेला कलर नहीं है, ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप खाली सोचो कि इस कलर को मूव करें, खाली इस येलो कलर को मूव करें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर येलो जाएगा उसी के साथ ऑरेंज कलर भी जाएगा, तो ये दोनों मिलकर एक पीस बनाते हैं जिसे एच पीस कहते हैं। ठीक है, तो एच पीस दो सेंटर पीस के बीच में होते हैं और ये दो कलर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो ये एक एच पीस है, ये भी एक एच पीस है। तो हमारी टॉप लेयर में टोटल 4 एच पीसेस होते हैं और हमारी मिडल लेयर में भी 4 एच पीसेस होते हैं। देखो ये दोनों सेंटर पीस हैं और इनके बीच में ये एक पीस है, तो ये हमारे मिडल लेयर में भी 4 एच पीसेस होते हैं और हमारी लास्ट लेयर में भी 4 एच पीसेस होते हैं। तो टोटल कितने एच पीसेस हो गए? टोटल 12 एच पीसेस हो गए। तो अब हमने सेंटर पीस देख लिया, एज पीस देख लिया, अब देखते हैं कॉर्नर पीस। तो देखो ये 3 सेंटर पीसेस हैं। ठीक है, येलो, ब्लू और ऑरेंज, इन तीनों के बीच में ये पीस जो 3 कलरों से बना है इसे बोलते हैं कॉर्नर पीस। ठीक है, तो कॉर्नर पीस क्या होते हैं? ये 3 सेंटर के बीच में होते हैं और ये 3 कलर से बने होते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि कॉर्नर पीस 3 कलरों से मिलकर बने होते हैं। अब आपको ये समझ में आया कि कभी भी कलर्स मूव नहीं करते, पीसेस मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे कितने पीसेस होते हैं? 8 तो हो गए हमारे कॉर्नर पीसेस और 12 हो गए हमारे एज पीसेस। तो इस तरीके से टोटल 20 होते हैं और इसके अलावा वो सेंटर पीसेस होते हैं। तो आप पहले क्या सोचते थे कि पहले हम क्यूब का एक फेस बनाएंगे फिर हम दूसरा फेस बनाएंगे। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले व्हाइट का पूरा फेस बना लेंगे फिर ग्रीन का पूरा फेस बना लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, हम पीसेस की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पीस है ब्लू और पिंक वाला, क्या ये इस समय अपनी ठीक जगह पर लगा हुआ है? क्या ये इस समय सॉल्व्ड है? तो इसका आंसर है हाँ, ये सॉल्व है। तो देखो ये सेंटर पीस है ब्लू और ये सेंटर पीस है पिंक और ये एज पीस कौन सा है? ब्लू और पिंक। तो ये इस समय अपने बिल्कुल ठीक पोजीशन पर लगा हुआ है। इसी तरीके से हम सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर लगाएंगे और पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एक एक करके सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर लगाएंगे और पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने पहले आपसे ये पूछा था कि ये वाला जो कलर है ये यहां पर जाएगा या फिर यहां पर जाएगा। तो इसका आंसर है ये वाला जो कलर है ये यहां पर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक कलर नहीं है, ये एक पीस है। देखो येलो, ब्लू और ऑरेंज, ये एक पीस है, ये एक कॉर्नर पीस है और एक कॉर्नर पीस की जगह पर ही तो जा सकता है, ये एच पीस की जगह पर तो जा ही नहीं सकता। जैसे कि मैं इस सॉल्व क्यूब में कुछ मूव्स करके दिखाता हूं आपके लिए। देखो ये मैंने मूव किया और क्या हुआ, सारे के सारे जो एच पीसेस हैं वो एक दूसरे की जगह पर चेंज हो गए और सारे कॉर्नर पीसेस भी एक दूसरे की जगह पर चेंज हो गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये जो कॉर्नर पीस है ये दो सेंटर्स के बीच में आ गया हो, यहां आ गया हो, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमेशा एच पीसेस जाएंगे एच पीसेस की जगह पर और कॉर्नर पीसेस जाएंगे कॉर्नर पीसेस की जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा क्यूब स्क्रैम्बल हो जाता है। तो ये वाला जो पीस है ना ये यहाँ पर जा सकता है, हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। ये मैंने कैसे किया ये आपको तो पता लग ही जाएगा बाद में। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नोटेशंस को समझना। अब ये नोटेशंस क्या हैं? देखो हम 3x3 क्यूब को सॉल्व करने के लिए कुछ मूव्स लगाते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल फ्रंट का लेते हैं। ठीक है, फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट फेस है और इस फ्रंट फेस में जितने भी पीसेस आ रहे हैं ये सारे एज पीसेस आ रहे हैं फ्रंट फेस में, ये सारे कॉर्नर पीसेस आ रहे हैं फ्रंट फेस में। ठीक है, तो देखो ये हमारे चारों एज पीसेस आ रहे हैं इस फ्रंट फेस में, ये चारों कॉर्नर पीसेस आ रहे हैं हमारे इस पूरे फ्रंट फेस में।
तो इस लेयर में ये हमारी पूरी एक लेयर हो गई, हम इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई फ्रंट लेयर। तो इस तरीके से हमारे 6 फेसेस होते हैं, तो हमारी 6 लेयर्स होंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट लेयर और ये हो गई हमारी अप लेयर। ये राइट फेस राइट लेयर, लेफ्ट फेस लेफ्ट लेयर, डाउन लेयर और बैक लेयर। तो इस तरीके से हमारी टोटल 6 लेयर्स हो गई। अब आप ध्यान दो कि हम एक लेयर को 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। तो जैसे हमारी ये फ्रंट लेयर है, एक तो हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज पता है ना, ये होता है, और एंटी क्लॉकवाइज ये। तो एक तो हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एक हम इसे मूव कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इन मूव्स का हमने नाम बना लिया है। जैसे ये फ्रंट लेयर है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हम इसे बोलेंगे एफ, फ्रंट से एफ। और अगर हम इसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव तो हम इसे बोलेंगे एफ डैश, ठीक है। अगर एफ के ऊपर डैश लगा है तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, हम इस डैश को बोलते हैं प्राइम, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूं। ये जो हमारी फ्रंट लेयर है, इसे हम 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एक हम इसे मूव कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने इसे क्लॉकवाइज मूव किया तो इसे हम बोलेंगे एफ, एफ। और अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इसे हम बोलेंगे एफ प्राइम, ठीक है। अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो इसे हम बोलेंगे एफ प्राइम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर फेस को 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे हम राइट को देखते हैं पहले, तो ये हमारी राइट लेयर है। अगर हमने इसे क्लॉकवाइज मूव किया, ऐसे देखो ये है क्लॉकवाइज, अगर हमने इसे क्लॉकवाइज मूव किया तो इसे हम बोलेंगे आर। और अगर हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यानी कि हमने ऐसे मूव किया, तो हम इसे बोलेंगे आर प्राइम, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको अप लेयर को भी मूव करना होता है। हम इसे भी 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। अगर हम इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे यानी हम यू करेंगे तो हम इसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अप लेयर को हम यू बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो हम इसे ऐसे मूव करेंगे और फिर हम इसे बोलेंगे यू प्राइम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लेफ्ट लेयर को भी 2 तरीके से मूव कर सकते हैं। एक हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और एक हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज मूव करना होगा तो हम ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे। और अगर हमारे लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो हम इसे ऐसे मूव करेंगे। अगर हमें इसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे एल, और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे एल प्राइम, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो शुरुआत में आपको यही सब दिक्कतें आएंगी। अगर मैं आपसे बोलूं आर तो आपको सीधे कर देना है आर, अगर मैं बोलूं आर प्राइम तो आपको सीधे कर देना है आर प्राइम। तो आपको यही सब दिक्कतें आएंगी, आपको इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है और फिर आपके इसमें स्पीड हो जाएगी। अब हमने फ्रंट देख लिया, अप लेयर देख ली, राइट लेयर देख ली और बैक लेयर देख ली। तो अब देखो आप शायद इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हो। ये हमारी राइट लेयर है, अगर हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे मूव कर रहे हैं। और ये हमारी लेफ्ट लेयर है, अगर हम इसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम इसे ऐसे मूव कर रहे हैं। राइट लेयर को हम ऐसे मूव कर रहे हैं और लेफ्ट लेयर को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, जबकि दोनों हम कर क्लॉकवाइज रहे हैं। तो मैं भी पहले इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता था कि हम अगर लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जब हम लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इधर से देखने पर क्लॉकवाइज ये है, इसीलिए हम लेफ्ट लेयर को ऐसे करके मूव करेंगे क्लॉकवाइज, और हमको राइट लेयर को ऐसे क्लॉकवाइज मूव करना होता है क्योंकि इसका क्लॉकवाइज ये है। तो आपको हर फेस का यही चीज ध्यान देनी है, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। बस आपको देखना है कि क्लॉकवाइज कैसे है और आपको उधर ही मूव कर देना है, ठीक है। तो फिर आपको अब इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरीके से हो गया आर आर प्राइम, एल एल प्राइम, यू यू प्राइम, डी डी प्राइम, एफ एफ प्राइम, बी और बी प्राइम, ठीक है। तो इसी को नोटेशंस बोलते हैं। अब देखो अगर आपने क्यू को ऐसे पकड़ लिया, अब अगर मैं आपसे बोलूं यू, तो आपको पता ही नहीं है यू क्या होता है। यू मीन्स अप लेयर, और मैंने खाली बोला है यू, तो यानी कि इसको क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी कि ऐसे। और अगर मैं बोलूं यू प्राइम, तो यू प्राइम का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है अप लेयर को, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो अब हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिए, बेसिक नोटेशन समझ लिए।
ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा आपके लिए एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब जो हमने सीखी है ना नोटेशंस, आर, आर प्राइम, यू, यू प्राइम, तो इन्हीं से हम एल्गोरिदम बनाते हैं। मैं आपको एक एल्गोरिदम बताता हूं, बहुत छोटा सा एल्गोरिदम है। तो वो एल्गोरिदम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो चलो अब इस एल्गोरिदम को इस क्यूब पर लगा कर देखते हैं। मैंने क्या बोला? आर प्राइम। आर प्राइम मीन्स राइट लेयर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे। डी प्राइम डाउन लेयर एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे। आर राइट लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है ऐसे। और डी, इसके ऊपर कोई डैश नहीं यानी डी, सिर्फ डाउन लेयर को क्लॉकवाइज मूव करना है यानी कि ऐसे। ठीक है, तो ये है ये एल्गोरिदम। अब आप क्या करोगे, इस एल्गोरिदम को रटोगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी ऐसे कर करके। लेकिन मैं आपको याद करवाता हूं। देखो हमें पहले क्या करना है, ये जो राइट लेयर है ना, इसको हमें पीछे की ओर पुश करना है। इसे हमें ऐसे करना है। और हमारी ये जो डाउन लेयर है, इसे हमें उधर भेजना है। ठीक है, और फिर हमें इसका बिल्कुल उल्टा करना है। पहले हमने राइट लेयर को पीछे की ओर पुश किया था, अब हम इसे आगे की ओर पुश कर देंगे और डाउन लेयर को वापस ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले हमें राइट लेयर को पीछे की ओर पुश करना है, डाउन लेयर को उधर भेजना है, फिर राइट लेयर को ऊपर करना है और फिर डाउन लेयर को इधर ले आना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल्गोरिदम यूज होता है। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करना, फिर आपकी इसमें स्पीड हो जाएगी। तो पहले मैंने आपके लिए लिखकर बता दिया आर प्राइम डी प्राइम आर डी, लेकिन आपने याद कैसे किया कि पहले राइट लेयर को पीछे की ओर पुश करना है और फिर डाउन लेयर को उधर भेजना है, फिर इसका उल्टा करना है यानी कि राइट लेयर को आगे की ओर पुश करना है और डाउन लेयर को इधर ले आना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपको याद करने में आसानी पड़ेगी। वरना आप सोचोगे आर प्राइम ये होता है, डी प्राइम ये होता है, आर ये होता है, डी ये होता है, इससे आपको देर लगेगी। लेकिन जैसे मैंने आपके लिए सिखाया है, इससे आप जल्दी सीख जाओगे और आपकी इससे हैबिट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपको पता भी लग जाएगा कि आर प्राइम डी प्राइम आर डी इजी है। जब आप शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं शुरुआत के लिए बता रहा हूं, आपको इसे याद करना होगा। ठीक है, और फिर आपको इस एल्गोरिदम को यूज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखो, ये जो मैंने आपके लिए एल्गोरिदम बताया है ना, अगर आप इस एल्गोरिदम को एक सॉल्व क्यूब पर 6 बार लगाओगे तो वो क्यूब फिर से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए करके दिखाता हूं। मैंने इस क्यूब पर वो एल्गोरिदम लगाया आर प्राइम डी प्राइम आर डी कर करके, और देखो ये क्यूब सॉल्व हो गया। तो आपका इस वीडियो का तो टास्क यही है कि आपको इस क्यूब का बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, इसकी बेसिक नोटेशन समझनी है, यू, यू प्राइम, आर, आर प्राइम, और ये जो मैंने आपके लिए एल्गोरिदम बताया था आर प्राइम डी प्राइम आर डी, इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो इस वीडियो का तो टास्क आपका यही है। और जब आपकी स्पीड हो जाएगी इस एल्गोरिदम को करने की, तब आप सेकंड पार्ट देखना। ठीक है, तो अब देखो हम सेकंड पार्ट में क्या सीखेंगे। हम इस क्यूब को 3 पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। जैसे ये एक सॉल्व क्यूब है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये हमारी फर्स्ट लेयर में सारे कॉर्नर सारे एच पीसेस आ रहे हैं, और ये हमारी सेकंड लेयर है, और ये है हमारी थर्ड लेयर। तो हम इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक स्क्रैम्बल क्यूब दिखाता हूं। जैसे ये है एक स्क्रैम्बल क्यूब, तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर के सभी पीसेस को उनकी सही जगह पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर जो एच पीस लगेगा उसे यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर पीस लगेगा उसे वहां पर लगाएंगे। ऐसे कर करके हम पूरी इस लेयर को सॉल्व कर देंगे। फिर हमारी ये सेकंड लेयर है, हम इसके सारे पीसेस को ढंग से लगाएंगे और फिर इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे ये सॉल्व हो जाएगी, फिर हम इस लास्ट लेयर को सॉल्व करेंगे, और जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगी ना, तो हमारा पूरा क्यूब देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस पूरे क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से देखो, और अगर समझ में आ गया है तो जो मैंने बताया ना स्ट्रक्चर, नोटेशंस, और ये जो मैंने एल्गोरिदम बताया है, इन्हें याद करो, इन्हें समझो, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसका पार्ट 2 मंडे को आ जाएगा, और आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं।